गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपसे असाइनमेंट दिया था एक, उसका सॉल्यूशन करना था आपने। पर उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि पिछले टॉपिक में एक ग्राफ बचा हुआ था, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, जो दोनों तरफ होगा। अगर आपने मान लीजिए ये कहा कि ये सर्कुलर लूप है यहाँ पर, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा μ0I/2r। और उसके बाद एक्सिस पर जितना हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे, जैसे कि आपने पीछे के जो स्पेशल केस पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ हमारा हाइपरबोलिक है। ये ग्राफ हमारा इस तरह का है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेगमेंट और स्मॉल आर्क ऑफ ए सर्कुलर लूप। मान लीजिए आपने कंप्लीट सर्कल का निकाला था, सर्कुलर लूप का, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है कि मान लीजिए एक छोटी सी आर्क काट दी जाती है, एक छोटा सा सेगमेंट काट दिया जाता है जो सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r जो सेंटर पर होता है, पर ये कंप्लीट 2π एंगल के लिए होता है, मल्टीप्लाई बाई θ/2π। अगर मान लीजिए कंप्लीट सर्कल बना तो 2π/2π हो जाएगा, हाफ सर्कल बना तो π/2π मतलब हाफ हो जाएगा, 1/4 बना तो π/4 कर देंगे और थीटा की वैल्यू और वापस पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए। अब इससे अगला जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड जब हम पढ़ेंगे बेटा कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड मैं आपको बताता हूँ कि आप एक कोई भी होलो सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग पाइप ले लो और उसके ऊपर एक वायर को क्लोज वाउंड कर दो, एक स्प्रिंग की तरह क्लोज वाउंड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने क्लोजली वाउंड किया है, एक स्पाइरल टाइप में जो होलो सिलेंडर के ऊपर बना है, वो हमारे पास सोलेनोइड है। क्या है भाई? वो हमारे पास सोलेनोइड। मेरी बात समझ आ गई। तो जैसे कि हमने ये कहा कि ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर हमने इस वायर को यूँ वाउंड कर दिया, तो ये हमारे पास सोलेनोइड बन गया। ए वायर वाउंड इन ए क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल ओवर ए होलो सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर। और इसको सबसे पहले एम्पियर ने बताया था। किसने बताया था भाई? एम्पियर ने। तो आपने इस सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस सोलेनोइड का एक्सिस बना दे भाई। क्या हो गया भाई? ये सोलेनोइड का एक्सिस। आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए, या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो इसका एक्सिस आपने बनाया, तो ये क्या बना दिया आपने? एक्सिस बना दिया। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन बता रहे हो कि करंट यूँ आ रहा है, ऐसे। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ सोलेनोइड का एक दूसरा डायग्राम बनाऊँ, तो आपने थोड़ा सा समझना है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये सोलेनोइड का है ना ऊपर वाला फेस है जो हमें नज़र आ रहा है, और ये सोलेनोइड का लोअर फेस है जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे कि हम मान लीजिए वायर की बात करते हैं, वायर यूँ जा रही है और यूँ एंटर कर रही है, मतलब करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है तो क्रॉस लगा दूँ, और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? डॉट। तो इस वायर पर तो मैं डॉट लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। देखिए ध्यान, मेरी बात समझ गए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, हेयर क्रॉस एंड डॉट symbol represents direction of current। जैसे कोई भी सिलेंडर है आपके पास, यूँ करंट उसके अंदर एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है और इधर से यूँ बाहर आ रहा है, तो करंट यूँ घूम के आया तो यूँ बाहर भी आ रहा है। मेरी बात समझ गए। और मैं यहाँ पर इसमें क्या बता देता हूँ भाई, इसकी लेंथ को तो मैं L बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ L है, और मैं कह देता हूँ I बी द करंट पास थ्रू हेयर, I बी करंट पास थ्रू सोलेनोइड।
समझ आ गया होगा भाई। अब ध्यान से देखिए, अब इसका एक्सिस बना दें। मैंने कह दिया कि ये क्या है भाई, ये एक्सिस है, ये क्या है भाई, ये एक्सिस है। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सिस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जहाँ पर भी करंट सेगमेंट है वहाँ पर क्या काटेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे। मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट काट दिया भाई, क्या काट दिया, एक एलिमेंट। इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है ना उसको मैंने dx बता दिया। इस एलिमेंट की डिस्टेंस को क्या बता दिया भाई, dx, क्योंकि एलिमेंट हमेशा कहाँ से कटता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड आप, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप फाइंड आउट कर रहे हो। मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हेयर n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ क्या कह देते हैं बेटा, हेयर n बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों बताया गया। बेटा हमने क्या कहा था, क्लोज बाउंड करना है, कोई ज़्यादा क्लोज बाउंड कर दे, कोई थोड़ा कम क्लोज बाउंड करे। तो आपको पता है ना कितनी बार आपने इसको यूँ घुमाया, कोई यूँ सेपरेट सेपरेट बहुत ज़्यादा गैप से घुमा दे, तो उस पर डिपेंड करता है कि एक यूनिट लेंथ में कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमें ये पता चल जाए कि जो हम dx लेंथ ले रहे हैं या जो l लेंथ ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। समझ आ गया। एंड यहाँ पर मैं बता देता हूँ आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। समझ आ गया। इसका मतलब है कि जो ये वाली रेडियस है ना, ये आर है। जो ये हमने सिलेंडर लिया हुआ है ना भाई, ये हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर बाउंड किया हुआ है और जो हमने ये डॉट क्रॉस लगाई, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि यहाँ से करंट एंटर करा, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ एंटर करा, यूँ बाहर निकला, ऐसे यूँ बाउंड है ये। समझ आ गया होगा भाई। अब मैंने ये कहा कि ओ पॉइंट से अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, आर ले ले भाई, ठीक है। मैंने कहा जो ये आर डिस्टेंस ली है, यहाँ पर ये एंगल कितना ले लिया जाए, थीटा। मैंने इस एंगल को क्या बता दिया भाई, थीटा एंगल बता दिया यहाँ तक। अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास पूरा एक सेगमेंट है, अगर ये हमारे पास क्या है, एक पूरा सेगमेंट, तो क्या होगा, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल करंट। अब देखिए मैं कहता हूँ कि टोटल करंट इन सेगमेंट dx के अंदर टोटल करंट कितना होगा बताओ भाई। भाई देखिए एक टर्न के अंदर करंट कितना है, i मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू dx। बोलो हो गए कि नहीं भाई। हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं, तो dx लेंथ में कितने टर्न है, 1 है, 2 है, 3 है। अब एक वायर के अंदर 2 एम्पियर है और 3 टर्न आ गए, तो कितना करंट हो गया, 6 एम्पियर भाई। इसके अंदर 6 एम्पियर करंट हो गया ना, क्योंकि 3 वायर हो गई। मान लीजिए 10 वायर है तो 20 एम्पियर हो गया, अगर एक वायर में 2 एम्पियर है तो आई मल्टीप्लाई बाई एन इंटू क्या हो गया, dx। अब हम क्या कहेंगे भाई, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको पता है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ coil एट पॉइंट O। अब आपके पास फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अभी अभी हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था एक्सिस के ऊपर, क्या पढ़ाया था भाई, म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बोलो पढ़ा था कि नहीं। अगर हम पिछला देखें जो मैग्नेटिक फील्ड था, 1 मिनट में आपको अभी दिखाता हूँ कि पिछले पेज में हमने आपको क्या पढ़ाया था। देखिए हमने क्या पढ़ा था भाई, बी एक्सिस पढ़ा था, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये कॉइल है, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई x, ये रेडियस कितनी है a। तो क्या हो गया, हमारे पास जो रेडियस है, ध्यान से देखिए भाई, जो आपने ये सेगमेंट काटा है तो ये एक कॉइल बन गई या नहीं, बोलो बनी या नहीं। ये एक कॉइल आ गई और ये ओ पॉइंट कहाँ गया, इसके एक्सिस पर आ गया, बोलो आ गया कि नहीं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी मान लोगे आप, x। बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे। तो आपने इस डिस्टेंस को क्या बता दिया बेटा, x बता दिया। बोलो
अब देखिए ये डिस्टेंस आपके पास x आ गई। अब ये कॉइल है, ओ पॉइंट इसके एक्सिस पर है, तो भाई देखो ये जो कॉइल है इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ r है। हमने इस कॉइल के अंदर रेडियस को क्या लिया था, a, बोलो लिया था कि नहीं। तो इस फॉर्मूले में म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2 था। हमने ए की जगह पर r लिख दिया और कोई फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, सेम एज इट इज यूँ का यूँ रख दिया। हेयर मैं आपको बताता हूँ आई क्या है, आई अभी बताया था, आई इंटू एन इंटू क्या है, डी एक्स है। अभी बताया था कि नहीं, जो हमने सेगमेंट काटा है उसका करंट है। तो हमने क्या कह दिया, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई एन डी एक्स इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों है बेटा, क्योंकि हमने ये सेगमेंट काटा था केवल इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं उसका, पर हमारे पास सोलेनोइड तो पूरी है, कंप्लीट सोलेनोइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक रूल है, रूल ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लिया है उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या बदलेगा। तो जो चेंज हो रहा है हम उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर हमारे पास है ना एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल की टर्म में भी हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि थीटा चेंज होगा, अगर सेगमेंट यहाँ ले लिया तो थीटा यहाँ बदलेगा। तो हम इसका कन्वर्जन करेंगे। हम कन्वर्जन क्या करेंगे भाई, हम जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपके पास रिंग बनाऊँ, मैंने कह दिया कि भाई ये जो आपने काटा है ना, ये वाला सेगमेंट काटा है, ध्यान से देखो, काट दिया भाई, ये आपके पास मेन सेगमेंट है। आपने क्या कहा कि जो ये रिंग है ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये क्या है, ये सेगमेंट है, ये स्मॉल आर है, ये हमने क्या बता दिया, एक्स बता दिया, और इसको क्या बता दिया भाई, ये रेडियस है, ये क्या है, कैपिटल आर, और ये एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा। यही तो है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो। ये हमने रिंग बना दी भाई कंप्लीट, ये एक्स बता दिया, ये आर बता दिया स्मॉल आर, ये एंगल थीटा बता दिया, और ये कैपिटल आर। बोलो बता दिया कि नहीं। अगर हम इस रिंग के अंदर देखते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, x अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। x बेस है, r परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, r कोट थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो r कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू क्या लिख दिया, डी थीटा। ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा की टर्म में इस वैल्यू को पुट करेंगे। हमने क्या किया भाई, डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और चेंज कर दिया, क्योंकि डी एक्स और एक्स की टर्म में तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन इंटू आर स्क्वेयर। अब बताइए आर, यहाँ डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 2 इंटू बेटा आर स्क्वायर प्लस, और एक्स की जगह आर स्क्वायर कोट स्क्वायर होगा, तो बेटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई भाई, 3/2। बोलो हो गया कि नहीं। अब हमारे पास क्या आया यहाँ पर, हमने कहा डी बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर क्यूब माइनस बाहर ले लिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 इंटू, देखिए आर स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। बोलो होता है कि नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 3/2। मतलब हम इसको आर क्यूब कह सकते हैं और इसको कोसिकेंट क्यूब कह सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या बचा बेटा, माइनस म्यू नॉट आई एन, आर क्यूब तो कट ही जाएगा बेटा, यहाँ क्या बचा भाई, डी थीटा अपॉन 2 इंटू यहाँ क्या बचा भाई, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। हमने क्या कह दिया भाई, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन साइन थीटा डी थीटा माइनस और 2। बोलो हो गया कि नहीं। अब देखिए आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर सकते हो बेटा, आपने कह दिया कि भाई हम सोलेनोइड में इंटीग्रेशन इधर कर सकते हैं और या मैक्सिमम इधर कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं। तो हम एक तरफ तो थीटा 1 ले लेते हैं एक्सिस से,
एक तरफ तो क्या ले लेते हैं थीटा 1 और एक तरफ क्या ले लेते हैं थीटा 2। ये तो थीटा 2 ले लिया, ये थीटा 1 ले लिया, तो हम इंटीग्रेशन के लिमिट पॉइंट लगा देते हैं फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, क्योंकि एक्सिस से ही आपने एंगल लेना है। कहाँ से लेना है भाई? एक्सिस से। आपने ये एक्सिस ली हुई है, एक्सिस से ये एंगल थीटा 2 बता दिया, ये थीटा 1 बता दिया, तो आपने यहाँ से थीटा 1 से शुरू किया और थीटा 2 तक ले लिया। मेरी बात समझ गई कि नहीं? पॉइंट क्लियर है? तो हमने क्या कह दिया भाई, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2। भाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो मैंने क्या कह दिया, μ0 I/n/2 और कोस थीटा। अब आप सोच रहे हो सर ने क्या कर दिया, माइनस को हटा दिया। बेटा आगे माइनस था, मैंने इसको हटा दिया और अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट लगा देता हूँ, n μ0 I/2 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और dB का इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन लगा ही रहे हैं बेटा, तो dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि हमने O पॉइंट को एग्जैक्ट मिडिल पर ले लिया, इफ़ द सोलेनोइड इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, हमने कह दिया इफ़ सोलेनोइड इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब L इज ग्रेटर देन R एंड पॉइंट O point O is chosen at middle, that is अगर मिडिल पर चूज करेंगे तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंड थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देख लीजिए, आपने उसके मिडिल पर लिया, यहाँ पर ले लिया, तो क्या कहेंगे थीटा 2 तो क्या हो जाएगा 0, यहीं पर ही लाइन पर। दूसरा थीटा 1 कहाँ हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हो गई ना भाई, इधर भी इनफाइनाइट हो गया और इधर भी इनफाइनाइट, वेरी वेरी लॉन्ग का मतलब ये है। तो इधर इनफाइनाइट लेंगे तो ये पॉइंट तो बिल्कुल वेरी वेरी लार्ज आ गया आर के कंपैरिजन में, तो थीटा 2 तो 0 हो गया और थीटा 1 कितना हो गया, यूँ घूमकर 180 हो गया। हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा 2 तो 0 कोस 0 1 होता है और कोस 180 क्या होता है -1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, देन b इज इक्वल टू क्या हो गया n μ0 I। देन फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, किसके लिए आ गया ये, लॉन्ग सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड वेरी वेरी स्मॉल है या स्मॉल सोलेनोइड है, तो हम क्या कहेंगे भाई n μ0 I/2 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। समझ आ गया भाई? समझ आ गया भाई? अब हमने क्या कहा भाई, ये लॉन्ग सोलेनोइड के लिए है। मान लीजिए का वन पॉइंट एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड, वन एंड ऑफ सोलेनोइड, भाई सोलेनोइड के एक एंड पर लेना है आपने। ये सोलेनोइड है, आपने यहाँ पर ले लिया, तो बेटा अगर ये एक्सिस बनी तो ये वाला एंगल ही होगा, इधर वाला एंगल तो ले ही नहीं सकते आप। ये मतलब एक एंगल तो क्या हो गया, देन कोई भी एक एंगल जो आप ले रहे हो, तो आप क्या कह दोगे यहाँ पर, एक एंगल आप थीटा 1 को आप क्या ले लोगे 90 डिग्री, यहाँ से ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 0, और ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा 2 क्या हो गया 180 डिग्री। बोलो हो गया कि नहीं? ये इधर वाला यूँ घूम के आ गया। वैल्यू पुट करिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू n μ0 I/2 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। हमने क्या देखा कि ये जो एंड पर है, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड पर है, वो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, हाफ है। मतलब आप क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनोइड इज इक्वल टू 1/2 सोलेनोइड। बोलो हो गया कि नहीं? मेरी बात समझ गए? ये पॉइंट भी याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का सॉल्यूशन करते हैं।
देखिए बेटा, असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से बताता हूँ। सॉल्यूशन की मैं हिंट दे रहा हूँ, हर एक के अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सॉल्यूशन आपने खुद करना होगा। मेरी बात समझ गए भाई? तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट, पहले में क्या कहता है, एक कंडक्टर, ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर में आपसे पूछा गया कि इसके सेंटर पर क्या होगा, तो हमने एक न्यूमेरिकल करवा रखा था भाई, ठीक है। और शायद आपको याद भी होगा कि हमारे पास एक वैल्यू आई थी न्यूमेरिकल की, शायद मैं आपको दिखा भी दूँ। ये तो एक्सिस है, मैंने आपसे एक सॉल्यूशन न्यूमेरिकल कराया हुआ है। देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपसे, ये वाला स्क्वायर वाला, है ना, कि आपने ये न्यूमेरिकल लिया जिसमें एक स्क्वायर में आई करंट जा रहा है, ए साइड ले ली थी और उसके सेंटर पर हमने निकालना है। तो हमारे पास सेंटर का सीधा फॉर्मूला क्या आया था, 4√2 μ0I/2π आया था कि नहीं। अब आपके पास ये कंप्लीट है, अब सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, 4√2 B = 4√2 μ0I/2πL। L साइड है और स्मॉल I करंट है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। पर इसका मैंने सेकंड पार्ट और दिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड था स्क्वायर के लिए, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है, ये साइड थी भाई, ये इसके सेंटर पर आपने निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हमने इस लेंथ को चेंज करके और एक सर्कुलर कॉइल बना दी। देखिए ये क्या कहता है, इफ़ द कंडक्टर इज फॉर्म इनटू ए सिंगल सर्कुलर टर्न एंड कैरीज द सेम करंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आपने इसको यूँ घुमाया और एक सेंटर, एक रेडियस आर का एक सर्कल बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2πr सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो गई, 4l। तो r = क्या आ गया, 4l/2π, मतलब आप क्या कह सकते हो, 2l/π। समझ आ गया होगा। अब हमने क्या कह दिया भाई, हमने ये कह दिया कि भाई ये इसके अंदर जो करंट है वो तो पास हो ही रहा है, आई करंट पास हो रहा है, और सेंटर पर तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। मेरी बात समझ आ गई? तो आपको मालूम होना चाहिए कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, μ0I/2r। मेरी बात समझ आई या नहीं? तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर पर जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा फाइंड आउट कर देंगे। मेरी बात समझ गए भाई? अब देखिए, बी सेंटर μ0I/2r, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2l/π है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड देखिए भाई, ये कहता है कि सेकंड, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करोगे बस। जैसे कि आपके पास एक ये वायर है, ठीक है, इसमें कितना करंट है, I, और एक दूसरी वायर है जो इसको बेंड किया हुआ है, वैसे तो यू परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 डिग्री और यहाँ पर करंट जा रहा है I। और ये कहता है कि यहाँ आप देखिए एक पॉइंट है P जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये x डिस्टेंस पर बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसके अंदर इसका सॉल्यूशन जो करते हैं इसमें देखना बेटा, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैंने कहा ये फर्स्ट वायर है और इसको क्या मान लेता हूँ, सेकंड वायर, और दोनों को टच किया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर है, बोल रखा है, I करंट पास हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1 तो क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि P पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस में। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आता है, μ0I/4πx, फिर क्या लिखोगे, sin θ1 + sin θ2। मेरे हिसाब से θ1 और θ2 दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे, 0, करके देख सकते हो। और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, बोलो मालूम है कि नहीं। और अगर आप B2 निकालना चाहते हैं तो क्या कहोगे, μ0I/4πx, भाई इससे भी x डिस्टेंस पर है और ये इनफाइनाइट वायर है और एक एंड पर है, तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, μ0I/4πx, या फिर ये लिख सकते हो sin 90
प्लस साइन जीरो। एक तो साइन जीरो हो गया क्योंकि आप उधर तो लगा ही नहीं सकते भाई, उधर तो θ1 θ2 ले ही नहीं सकते, एक तरफ ही ले सकते हो ना। और एक तरफ अगर इनफाइनाइट है तो इस तरफ तो 90 हो गया और उस तरफ का 0 हो गया, साइन 91, सीधा आंसर आ गया। दूसरी बात और है, डायरेक्शन के साथ बताना है। इसका तो 0 है तो हम बोलेंगे ही नहीं, पर इसका क्या बताएंगे हम क्या कहेंगे, राइट साइड में है ना पॉइंट, थंब ऊपर जाएगा, यूँ घूमा, इनवर्ड है, क्या कह देंगे हम इसको, इनवर्ड। समझ आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये डायग्राम इस तरह से यू बना रखा है भाई, ऐसे यू, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक सर्कुलर लूप कंप्लीट है। अगर सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड देखते हो तो हम क्या कह देंगे, फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते हैं, और सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2r, r इसकी रेडियस हो जाती है, ये हमने रेडियस ले ली। अब हमारे पास एक कंडक्टर है। दूसरी बात, पहले कंडक्टर को बाद में लेंगे, पहले इस सर्कुलर लूप की डायरेक्शन ले लेते हैं। सर्कुलर लूप की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड, हमने इसको लिख दिया इनवर्ड। दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर स्ट्रेट करंट पास हो रहा है, दोनों में सेम करंट है, तो दूसरा हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या होता है भाई, 2πr, क्योंकि ये तो पूरा इनफाइनाइट हो गया ना, यहाँ भी हमें नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता, ये तो बीच में हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और r कैपिटल है और आई स्मॉल है और r कैपिटल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, सॉरी, ऐड तो तब करेंगे जब हमारे पास डायरेक्शन लेनी है, तो हमारे पास क्या है, करंट उधर जा रहा है, पॉइंट नीचे की तरफ है, तो इसमें भी अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो भी क्या आएगा, इनवर्ड। अगर इनवर्ड है तो ऐड कर देंगे, अगर आउटवर्ड होता तो एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। मेरी बात समझ आ गई भाई। फोर्थ, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगले में भी हमने कुछ इसी तरह से बना रखा है, ध्यान से देखिए। हमने इस तरह का पहले तो एक कारो बनाया यूँ, ठीक है, एक कंडक्टर यूँ जा रहा है और एक कंडक्टर यूँ आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से करंट आया आई, फिर इस सर्कुलर लूप में घुमा आई, फिर यहाँ करंट चला गया आई, और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो ये दोनों जो पॉइंट मिल रहे हैं इनके सेंटर पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा और इसके रेडियस को क्या बता रखा है, आर। अब आप एक बात बताओ, पहला स्ट्रेट कंडक्टर ये इनफाइनाइट है, दूसरा सर्कुलर लूप है, तीसरा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। पहली बात, अगर O पॉइंट को देखें, O पॉइंट इज एट लाइन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रेट कंडक्टर। समझ आ गया, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। फर्स्ट और जो थर्ड है ना, ये स्ट्रेट कंडक्टर इन्हीं की लाइन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0 कह दिया। अरे भाई, अगर ये इसी लाइन में होगा तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसे कि हमने सबसे पहला ये सेकंड क्वेश्चन किया था, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी ओरिजेंटल एक्सिस पर P पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0, क्योंकि θ1 और θ2 इस केस में क्या हो जाते हैं, दोनों ही 0 हो जाते हैं भाई। मेरी बात समझ गए कि नहीं, θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाते हैं, 0। अगर दोनों 0 हो गए, वैल्यू पुट करोगे 0 आएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि स्ट्रेट कंडक्टर की लाइन में कहीं पर भी कोई पॉइंट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसका सीधा 0 कर दो। B1 और B3 0 बता दिया। अब बचा ये वाला कंडक्टर, तो ये तो हमारे पास मेरे हिसाब से कर्व का एक पार्ट है, और कर्व का कितना पार्ट है भाई, ये एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, तो मैंने आपसे बताया था B2 मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाई θ अपॉन 2π बोला था कि नहीं बोला था। और θ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, θ 90 डिग्री है, मतलब θ 90 को क्या बोलते हैं, π/2 पुट कर दो यहाँ पर और आंसर निकाल दो। π/2 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। B2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट आई
अपॉन 2r। वैसे तो जो आपके पास सर्कल का होता है उसका 1/4 पार्ट है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/4 पार्ट आ रहा है। आई और आर की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। ये आपके पास 4th की इंट हो गई। पॉइंट क्लियर है भाई। अब चलो अगला लेते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन दिए थे आपसे सॉल्यूशन करने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो अगले पार्ट का भी आप यूँ ही कर सकते हो। हमने क्या करना है, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ और सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। भाई देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस b है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या है a। चलो लिख ही देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। देखिए भाई 5वां 5th का सॉल्यूशन। देखिए यूँ दिखा रखा है। अब जैसे कि ये बहुत पास पास हैं, P पॉइंट को यूँ ले रखा है, तो ये इन दोनों की लाइन में ही समझना है आपने P पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट यूँ आ रहा है ऐसे P पॉइंट पर, और यहाँ पर एंगल कितना दिखा रखा है 60 डिग्री थीटा है ना। इसको क्या लिख देंगे π/6। बोलो लिख देंगे कि नहीं, मेरी बात समझ गए ना भाई। π/6 नहीं सॉरी π/3, 60 डिग्री है ना, π/3 हो गया। अब देखिए आपके पास मान लीजिए ये स्टेट कंडक्टर है, हम क्या लिख देंगे B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर्स। जीरो हो गया। सर्कुलर लूप का बचा भाई, इसकी रेडियस b है और छोटे वाले की रेडियस क्या है a। तो देखो छोटे वाले इसमें करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भाई ये हमारा फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू भाई क्या बताया था μ0I/2r, ठीक है। r कितना है भाई b मल्टीप्लाई बाई थीटा कितना था π/3/2π। यही होता है ना फॉर्मूला भाई। और ये कहाँ है, इनवर्ड है, हमने लिख दिया इनवर्ड। दूसरा हम B2 ले लेते हैं, इसमें करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है तो यूँ देखोगे तो आउटवर्ड हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ0I/2। रेडियस कितनी है छोटे वाले की, रेडियस a है, a एंगल तो सेम है π/3/2π। ये क्या हो गया आउटवर्ड। आपको पता है दोनों को एक दूसरे में से क्या कर देंगे माइनस, और आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखिए, ये कहता है कि आपके पास इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है और दो कंडक्टर हैं I1 और I2, करंट दिखा रखा है। देखो ध्यान से, ये क्रॉस लगा दिया, यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया, मतलब दोनों के अंदर जो करंट है ना वो पेपर के अंदर घुस रहा है। यूँ खड़े कंडक्टर है ऐसे, एक कंडक्टर यहाँ पर है और करंट नीचे जा रहा है, ये बात समझनी है आपने। यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2 करंट है, इनके बीच में ये गैप है, ये 13 सेंटीमीटर है। देखो बेटा यहाँ पर P पॉइंट पर पूछा है, एक बात तो श्योर है, ये क्या है भाई 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 12। अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, पहली बात तो ये है। जब आपने ये देखा कि परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे कि ये कंडक्टर है, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके करो का टेंजेंट बनाएगा, और वो कहाँ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, तो अगर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर हो गया, क्योंकि इसमें भी नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है। देखिए जो मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग देखना, ये थंब नीचे करंट उधर, यहाँ थंब नीचे करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे परपेंडिकुलर। भाई पहले मान लो ये कंडक्टर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्या हो गया B1, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया B2। रिजल्टेंट क्या होगा इनका डायगोनल, तो क्या कह देंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अंडर, बोलो। और B1 और B2 की वैल्यू आपने निकालनी है। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई μ0I1 अपॉन स्टेट कंडक्टर है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, तो आपको पता है क्या होता है 2πr, 2π इसमें I1 करंट जा रहा है, ये कितनी डिस्टेंस पर है 5, 2π × 5,
और B2 की वैल्यू लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है 12, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। समझ आ गया। अब 7th बता देता हूँ भाई। 7th में काफ़ी सिंपल है। देखिए इसका अगर हम देखेंगे यहाँ से I करंट आ रहा है भाई, I करंट I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि I1 और I2 जब आपसे ये बता रखा है कि हमने एक यूनिफॉर्म कंडक्टर ले रखा है तो करंट हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल जाएगा, ये लेंथ के अकॉर्डिंग जाएगा। क्योंकि हमें क्या मालूम है बेटा, अगर हम बात करें कि भाई जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। ये देखिए डायग्राम मैं आपको बनाकर सिखाता हूँ। जैसे कि ये कह दिया, ये एक सर्कल है भाई, हमने कह दिया कि सर्कल की जो रेडियस है ना वो r है, ठीक है। ये r है कैपिटल सॉरी, यहाँ कनेक्शन किया हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये ए पॉइंट है। हमने कहा यहाँ करंट I1 चला गया, यहाँ करंट I2 चला गया, ठीक है। हमें पता है कि ये हमारा B टर्मिनल है और ये हमारा A टर्मिनल है। अब A और B आपने कनेक्शन तो यहाँ किया हुआ है ना, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये वाली जो वायर है ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ी हुई है। बोलो जुड़ी हुई है कि नहीं? हम कहेंगे दीज टू वायर्स कनेक्टेड एट सेम पोटेंशियल। बोलो कहेंगे कि नहीं? ये दोनों किसके साथ जुड़ी हुई है? सेम पोटेंशियल के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये सेम पोटेंशियल के साथ जुड़ी हुई है तो बेटा ध्यान से देखो, हम क्या कहते हैं भाई, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। भाई हमने इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया, R2। अब ध्यान से देखो भाई, I1 R1, हाँ। और अब हम ये बताएंगे कि भाई ये हमारे पास, ये देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है। मैं कह देता हूँ लेट X बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सीधी सी बात है, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस x है, 2 यूनिट का क्या हो जाएगा 2x, आधी यूनिट का क्या हो जाएगा x/2। सीधी सी बात यही है। तो हमने क्या कहा भाई, ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने L1 कह दिया और इसको क्या कह दिया L2। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया, हमारे पास जो R1 आ गया वो हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई बाई L1 एंड R2 हमारे पास क्या आ गया x मल्टीप्लाई बाई L2। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। I1 x L1 इज इक्वल टू I2 x L2। x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया I1 L1 I2 L2। हो गया कि नहीं? अब हमने क्या कह दिया, करंट मल्टीप्लाई बाई जो लेंथ है वो कांस्टेंट आ रही है। करंट मतलब यहाँ करंट ज़्यादा तो लेंथ कम, या लेंथ ज़्यादा तो करंट कम। सीधी सी बात है, करंट कम ही जाएगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी। तो अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया, पर हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भाई देखो, यहाँ पर हमारे पास एंगल अलग है और यहाँ हमारे पास एंगल अलग है, और वो तो सीधी सी बात है। उसी का हम यहाँ कहेंगे कि भाई जो फर्स्ट जहाँ I1 करंट जा रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1, और करंट अगर इधर से जा रहा है तो आउटवर्ड होगा B1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 2 पाई। क्लियर है? और ये कहाँ हो जाएगा आउटवर्ड, ध्यान से समझना है। और B2 को अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा भाई, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई थीटा कितना है 360 माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ करंट ऐसे जा रहा है तो भाई पॉइंट सेंटर तो यहाँ है ना, तो ये क्या आ जाएगा इनवर्ड, दोनों को एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस लिख दूँ। यहाँ थीटा को हमने क्या कह दिया, आर्क क्या है हमारे पास L1 अपॉन रेडियस क्या है आर्क, और यहाँ 360 माइनस थीटा है, इसको क्या लिख दिया जाए L2 अपॉन आर, क्योंकि ये आर्क कितनी है L2 है, इसी को 360 माइनस थीटा लिखा है। हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ क्या आ गया म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई आर आ गया।
और ये क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट I2 L2 अपॉन 4πr। बेटा ये क्या था, इन आउटवर्ड था, आउटवर्ड के लिए डॉट लगा दिया, ये इनवर्ड था, क्रॉस लगा दिया। बेटा दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे तो B1 माइनस B2 जीरो आएगा। पता है क्यों? क्योंकि I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 म्यू नॉट अपॉन 4πr, म्यू नॉट अपॉन 4πr। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। अब अगला जो 8th क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 8th क्वेश्चन के अंदर जैसे कि इस O पॉइंट पर पूछा गया है, O पॉइंट पर पूछा गया तो देखो ये स्टेट वायर यूँ आ रही है तो इसका जीरो हो गया, इसका हम निकाल देंगे, 1/4 पार्ट है। ये इसका जीरो हो गया क्योंकि ये O पॉइंट इसी के लाइन में है। इस स्टेट वायर के एक एंड पर है, इस स्टेट वायर के एक एंड पर है, ये हमारे पास कर्व है, इस सेगमेंट का अलग अलग निकाल देंगे हम। देखेंगे डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड और एक दूसरे में से माइनस प्लस कर देंगे। और बचे हुए ये तीनों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे। अगर इनमें कोई समस्या आती है तो आप मेरे पास भेजेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। थैंक यू।